सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपका रॉक्स यानी कि चट्टानें और एटमॉस्फेरिक लेयर्स यानी कि वायुमंडल की परतें। चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो ज्योग्राफी का पार्ट्स कर रहे हैं जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्लेलिस्ट में जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस प्लेलिस्ट में है उसी प्लेलिस्ट में आपकी इंडियन ज्योग्राफी पड़ी हुई है। और इंडियन ज्योग्राफी के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की इससे पहले 19 वीडियोस 9 वीडियो और कराई जा चुकी हैं। और इसके बाद लगभग 6 से 7 वीडियो शेष बचती हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और उन 6-7 वीडियो के बाद आपकी पूरी ज्योग्राफी इंडियन प्लस आपकी वर्ल्ड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और कौन कौन से टॉपिक मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में करवा दिए हैं मैं आपको बता दूं। जो यहाँ पर आप रेड कलर से सारे टॉपिक देख रहे हैं ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियोज में, यानी ब्रह्मांड, समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी और आपकी लवणताएं, महासागरीय जलधाराएं, ज्वार भाटाएं, ग्रहण, संवहनी धाराएं, जियोमॉर्फोलॉजी, सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। और आज जो हमारी बेसिकली वीडियो जो है हमारी वो आपकी चट्टानों के ऊपर है। चट्टानें कौन कहाँ पर है? यहाँ पर आपको एक तो ये दिख रहा है चट्टानें और वायुमंडल की परतें जो हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो वायुमंडल की परतें हैं पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएं तो परतें किस तरह से हमने डिवाइड की हुई हैं, कहाँ किस परत का टेम्परेचर सर्वाधिक होगा, कहाँ पर रेडियो सिग्नल्स होते हैं, कहाँ पर वायुयान उड़ाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चट्टानों के साथ। चट्टानें यानी कि रॉक्स। रॉक्स जो हैं वो हमारा जो इस स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर, जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और सब चीज़ें मैं आपको ये करा चुका हूँ। स्थल मंडल के सभी पदार्थ जो हैं वो चट्टान कहलाते हैं। चट्टानों की खासियत क्या है? चाहे वो कठोर हो चाहे मुलायम हो, ये दो प्रकार से हो सकती हैं, कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं चट्टानें। और चट्टानें हमारी मिलकर किससे बनी? सबसे पहले हम सभी जानते हैं तत्व होते हैं हमारी पृथ्वी पर। उन तत्वों से मिलकर जो बनते होते हैं उन्हें बोलते हैं खनिज, और खनिजों से मिलकर जो बनती हैं उन्हें बोलते हैं हम चट्टानें। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है इस क्षेत्र की वो है तत्व यानी कि एलिमेंट्स। एलिमेंट के बाद में आपकी मिनरल्स बनते हैं। इन एलिमेंट्स से मिलने के बाद और इन मिनरल्स से मिलने के बाद बनती हैं आपकी रॉक्स। आपने सुना होगा रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये इसी वजह से पाए जाते हैं क्योंकि रॉक्स जो बनी हुई है वो मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है और मिनरल्स जो बने हुए हैं हमारे वो एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। तो यह चट्टानों का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अब अगर आगे बात करें टाइप ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के प्रकार, तो यहाँ पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। 3 प्रकार कौन सी? आग्नेय, इग्नियस, दूसरा अवसादी सेडिमेंट्री, तीसरा रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक। इन 3 चट्टानों को ही हम पढ़ने वाले हैं और 3 प्रकार की ही चट्टानें होती हैं। स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है इनका। और अगर हम और अदर क्लासिफिकेशन पर जाएं तो वो जैसे कोई देश है उस देश की पर्टिकुलर जगह के नाम पर चट्टानों के नाम रख दिए, वो उस देश के स्थान पर हो गए। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के ही क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए पहले देख लेते हैं। ये एक चीज और है, चट्टानें मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं और चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है, देखिए आपने वोल्केनो पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में वोल्केनो यानी ज्वालामुखी पढ़ाया था। ज्वालामुखी जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है और यहाँ से लावा बाहर निकलता है। जो बाहर आ जाता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं, सॉरी लावा बोलते हैं, और अंदर जो होता है उसे मैग्मा बोलते हैं। अब मैग्मा हमारा बाहर आया, ठीक है, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो जमा, उसके जमने के बाद जो चट्टानें बनी तुरंत उन्हें बोलेंगे हम आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स। ये आपकी चट्टानें हो गई कौन सी? इग्नियस, जो कि सीधे सीधे मैग्मा के बाहर निकलने से, ज्वालामुखी के यहाँ से मैग्मा निकला, लावा के रूप में फॉर्मेशन हुआ इसका, लावा जो जमा इसे ही हम बोलते हैं आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स। अब आगे अगर इससे बढ़े, इन्हीं इग्नियस रॉक का अपक्षय और अपर्दन हो जाए यानी टूट फूट और यहाँ पर इस तरह से होने लगे तो इसे हम बोलेंगे फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर ये रवेदार चट्टानें होती हैं और यहाँ पर जो सेडिमेंट्री हैं ये परतदार बन जाती हैं, परतदार। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आग्नेय चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन होने लगे तो यही बन जाएंगे आपकी सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें। और इन्हीं अवसादी चट्टानों को अगर हम ताप एवं दाब, यदि इन पर टेम्परेचर, इन सेडिमेंट्री रॉक्स को की बात कर रहा हूं मैं, जो अवसादी चट्टानें थी, इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और इन पर प्रेशर भी ज्यादा हो जाए, दाब अधिक बढ़ जाए, यानी कि मान लीजिए चट्टानें पृथ्वी के अंदर ही दब गई और वहां पर टेम्परेचर भी अधिक है और इन पर प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो ये सीधी सीधी आपकी रूपांतरित चट्टानों में बदल जाएंगी यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाएंगी। मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गई कौन सी? सेडिमेंट्री। अब अगर इसी तरह से हम आग्नेय की बात करें, आग्नेय चट्टानें भी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकती हैं। वो किस तरह से? अगर इन पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर
इन पर भी ज़्यादा अप्लाई हो जाए। अगर सीधी सी बात अगर देखें, अगर आग्नेय चट्टाने हैं चाहे अवसादी, अगर इन पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ज़्यादा अप्लाई होते हैं तो इनसे सीधी की आपकी मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब यही मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये पृथ्वी के अंदर दब गई। पृथ्वी के अंदर दबने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक अप्लाई हुआ इन पर, यहाँ पर नीचे टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये पिघल जाएंगी। इन्हें पिघलने के बाद दोबारा से फिर आपका मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पिघल गई अधिक टेम्परेचर से तो ये एक प्रकार से फिर मैग्मा बन जाएंगी पृथ्वी के अंदर और ये फिर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बाहर निकलेगी। तो ये होता है रॉक साइकिल, इसे ही हम बोलते हैं रॉक साइकिल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा से देख लें। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो मैग्मा से निर्मित होती हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्म बाई मैग्मा। मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानों का लिक्विड फॉर्म होता है उसे ही हम बोलते हैं मैग्मा। इसी लिक्विड फॉर्म से जो बनती हैं चट्टानें ये इग्नियस रॉक्स बनती हैं और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती हैं। मैंने आपको बता दिया तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर जीवाश्म, देखिए इन चट्टानों में जो टेम्परेचर है वो अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म यानी कि जो पेड़ पौधों के अवशेष यहाँ पर दबे हुए आपको नहीं मिलेंगे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से। इन्हें रवेदार चट्टानें बोलते हैं। ये रवे के रूप में होती हैं ना कि परत के रूप में। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं तो आप बोल सकते हैं रवेदार चट्टानें। इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं। प्राथमिक क्यों, प्राइमरी सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी होती है आपकी अवसादी। अवसादी के बाद में आपकी आती है मेटामॉर्फिक, वो हो जाती है आपकी टर्शरी थर्ड प्रकार की। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं हम। तो ये प्राथमिक प्रकार की चट्टानें होंगी, रवेदार चट्टानें होंगी और इनमें सोना चांदी व तांबा और लेड पाए जाएंगे। सोना चांदी तांबा व लेड क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ये भरपूर मात्रा में है। जब मैग्मा बाहर निकलेगा पृथ्वी से तो वो अपने साथ इन चीजों को लेकर, इन तत्वों को लेकर भी आएगा, सोना चांदी तांबा और लेड। इसी वजह से इन चट्टानों में सोना चांदी तांबा व लेड पाए जाते हैं जब ठंडी हो जाती है। इसके बाद इग्नियस रॉक के अगर हम बात करें तो इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो बाह्य आग्नेय चट्टानें। इनका निर्माण कहाँ होता है, आपका पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर पृथ्वी पर जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ लावा बाहर निकला तो यहाँ जमने के बाद जो चट्टानें बनी इन्हें ही हम बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक्सटर्नल जो होंगी, जो बाहर की तरफ निर्माण होगा। और इनकी जो एग्जाम्पल है इन्हें हम बोलेंगे एंडीसाइट और बेसाल्ट चट्टानें। जो बेसाल्ट चट्टानें आपकी कहाँ पर पाई जाती है, समुद्रों के नीचे, महासागरों के नीचे। मैंने आपको पिछली वीडियोज में पढ़ाया है ये सब। ओके, अब बात आती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं। पृथ्वी के अंदर किस तरह से बनेंगी, एक तो आपकी, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ध्यान होगा जहां पर हमने बेथोलित बेहोलित वगैरह पढ़ाए थे और लेपोलित, जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आंतरिक संरचनाएं बनी थी वो आग्नेय चट्टानों की ही बनी थी। तो ये आपकी आंतरिक होगी कौन कौन सी, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जमेगा उसे ही हम बोलेंगे जो जमने से चट्टानें बनेंगी। दो प्रकार की, मध्यवर्ती और पातालीय। मध्यवर्ती जो पृथ्वी के ज्यादा अंदर ना होकर के पृथ्वी के आसपास अंदर वाले क्षेत्र में होंगी, और एक होती है पृथ्वी के बहुत अंदर जिन्हें हम बोलते हैं पातालीय चट्टानें। मध्यवर्ती चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमने से बनती हैं और इनके नाम है डोलोराइट और डायोराइट। आप इन नामों को याद रख लीजिए। बात करें आपकी पाताली चट्टानों में, ये बहुत ही नीचे जमती हैं और इनके नाम है ग्रेनाइट और ग्रेवो। ग्रेनाइट और ग्रेवो ये दोनों जो आपकी पाताली चट्टानें हैं गैस हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रेनाइट और ग्रेवो। आपकी डोलोराइट और डायोराइट ये कौन सी है, आपकी डे से बन रही है यहाँ पे, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। मैंने आपको बताया था इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन, टूट फूट से होता है। अपक्षय अपर्दन क्या होता है, जैसे मान लो चट्टानें हैं और पृथ्वी पर ऊपर चट्टानें हैं आग्नेय, इनके ऊपर बारिश पड़ी, बरसात हुई, फिर सूर्य का टेम्परेचर भी इन पर पड़ेगा, तो इस तरह से इनमें टूट फूट वगैरह जो होती हैं और पानी के द्वारा बहा कर ले जाएगा इनके कण, तो ये यहाँ पर इनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है, अवसाद जो नदियां अपने साथ बहा कर लाएंगी, अवसाद जिन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, उन अवसादों के जमने से इन चट्टानों का निर्माण होगा। जैसे नदियां ऊपर से पहाड़ों से नदियां आई और अपने साथ अवसाद बहाकर लेकर आई, तो यहाँ पर जो अवसाद इकट्ठे हो जाएंगे यही आपके अवसादी चट्टानों में रूपांतरित हो जाएंगे। ओके, ये हो गया आपका निर्माण किस तरह से होता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों को परतदार चट्टानें बोलते हैं और इनमें जीवाश्म पाए जाएंगे, तो जीवाश्म की वजह से यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम जैसी चीजें भी हमें मिलेंगी। जो पेट्रोलियम है वो जीवाश्म की मदद से ही बनता है। जो पेड़ पौधे और आपके जीव जंतु हजारों करोड़ों वर्ष पहले जमीन के अंदर दब गए थे, उन्हीं से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, पेड़ पौधों से कोयले का निर्माण हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर जब जीवाश्म इनमें पाए जाएंगे तो यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम की भी अधिकता होगी। तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानों में।
मैंने बताया आपको परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें केवल कोयला जो पाया जाता है, कोयला 4 प्रकार का होता है, इसमें केवल पीट कोयला पाया जाता है। सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। वो आपका कहाँ पाया जाता है? रूपांतरित चट्टानों में, जो आगे हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें केवल पीट कोयला पाया जाएगा, किसमें? अवसादी चट्टानों में। बाकी जो 3 प्रकार के कोयले हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, अभी आगे हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चौक, डोलोमाइट, शेल, जिप्सम, कोयला। अब इसमें ये जो लाइमस्टोन वगैरह है, आपने सुना होगा CaCO3, ये कुछ इस तरह से इनके फॉर्मूले सुने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और चौक वगैरह इसमें ही आती हैं आपकी। शेल आपकी चिकनी मिट्टी को बोलते हैं। तो ये आपकी सारी की सारी अवसादी चट्टानें हैं। चौक देखी होंगी आपने, जिप्सम देखा होगा, जिप्सम का यूज होता है आपका पीओपी बनाने में। ठीक है, तो ये सारी की सारी होती हैं आपकी अवसादी चट्टानें, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन वगैरह हो गए। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें। इनका निर्माण जो होता है मुख्य चट्टानों में परिवर्तन आने से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों को अगर टेम्परेचर अधिक कर दिया जाए, प्रेशर भी अधिक कर दिया जाए, तो इनकी वजह से जो दबकर जो चट्टानें बनेंगी वो बनेंगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टानें। परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है इसमें? तापमान में अधिकता, प्रेशर में अधिकता, मैंने आपको बताया था, चट्टानों का ऑक्सीकरण होने पे, और ये हो गया आपकी मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कुछ चट्टानों से बनती हैं, जैसे कोई अवसादी चट्टानें हैं और कोई आग्नेय चट्टानें हैं। तो उनसे कौन सी चट्टानें बनती हैं आपको ये याद रखना है। जैसे मुख्य चट्टान मैंने मान ली कोई सी, और इससे कौन सी रूपांतरित चट्टान बनेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर ग्रेनाइट है, आपको मैंने बताया था ना, ग्रेनाइट किस में आती है? आपकी आग्नेय में आती है, जो कि आपकी पाताली चट्टानें थी। इन ग्रेनाइट्स पर अगर टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो ये आपकी बदलेंगी, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाम नीस में, इसे हम बोलेंगे नीस। कौन सी? ग्रेनाइट आपकी नीस में बदलेगी। फिर आपकी आती है बेसाल्ट, बेसाल्ट जो बदलेगी आपकी एम्फीबोलाइट में बदलेगी। इसके बाद आती है आपकी ग्रेबो, ग्रेबो किस में चेंज होगी? आपकी सरपेंटाइट में। और आपकी लाइमस्टोन, डोलोमाइट और चौक, ये आपकी लाइमस्टोन, डोलोमाइट और चौक, ये आपकी 3 हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CaCO3, डोलोमाइट और चौक। डोलोमाइट का ही फॉर्मूला CaCO3 होता है और चौक का भी। तो ये तीनों से बनता है आपका मार्बल यानी संगमरमर। ये आपको याद रखना है। इनसे कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं? लाइम स्टोन, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको 3 बता रहा हूँ, लाइम स्टोन, डोलोमाइट एंड चौक। इसी से आपका मार्बल संगमरमर का निर्माण होता है। ओके, दबने से, टेम्परेचर बढ़ने से। फिर आपकी आती है शेल, पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ये सारे सारे कोयलों के प्रकार हैं। ये तीनों आपके कोयले के प्रकार हैं। अब इनसे बात करते हैं कौन कौन से बनते हैं चीजें। शेल से आपका जो बनता है, आपका स्लेट बनती है। आपने स्लेट का नाम सुना होगा, शेल चिकनी मिट्टी है, इसके दबने से स्लेट बनता है। पीट कोयला से आपका लिग्नाइट बनता है। देखिए, ये 4th प्रकार का कोयला है। ये आपका लिग्नाइट 3rd प्रकार का है। बिटुमिनस आपका 2nd प्रकार का है। 4th वाले से 3rd प्रकार का बनेगा, 3rd प्रकार से आपका 2nd वाला बनेगा। तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं, पीट कोयले से लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट से आपका बिटुमिनस बनेगा, बिटुमिनस से आपका एंथ्रेसाइट बनेगा। ये सबसे अच्छा कोयला होता है कौन सा? आपका एंथ्रेसाइट। तो ये आपके कोयले हो गए कि किस प्रकार से ये सारी की सारी आपकी, देखिए आप देख पाएंगे आप, ये मेटामॉर्फिक रॉक भी होती हैं आपकी, पीट कोयला, सॉरी, लिग्नाइट और बिटुमिनस, और आपकी रूपांतरित में भी आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है। आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का यहाँ पर शेप थोड़ा सही नहीं बना, पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह से है। तो पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल पाने का कारण क्या है कि वायुमंडल पृथ्वी का क्यों है पृथ्वी के चारों तरफ? क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पर जितनी भी गैसेस हैं वो पृथ्वी के आसपास टिकी हुई हैं। पृथ्वी का ग्रेविटेशन इतना अधिक है कि यहाँ से गैसें बाहर निकल नहीं पाती हैं पृथ्वी के चारों तरफ से। तो यहीं पर ये इकट्ठा होकर आपका किसका निर्माण करती हैं? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का। और जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते चले जाएंगे वैसे ही वायुमंडल थोड़ा कम होता चला जाएगा। सबसे घना वायुमंडल कहाँ होगा? पृथ्वी के नजदीक, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन ज्यादा है। और यहाँ पर ग्रेविटेशन कम होगा दूर जाने पर, तो यहाँ पर वायुमंडल थोड़ा छितरा हुआ सा, फैला हुआ सा होगा, कम फैला हुआ। तो अगर बात करें आपके सर्वाधिक घना वायुमंडल कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी के चारों तरफ, और पृथ्वी से दूर जाएं तो कम वायुमंडल उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर चले होते चलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में कुछ। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण फैला हुआ है, एक तरह से कवर जो फैला हुआ है, जो कि ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी के चारों तरफ टिका हुआ है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन हम बताएं तो हम चार चीजें, इसमें 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। आपकी कौन कौन सी? जलवाष्प हो गई, गैसेस हो गई और धूल हो गई, और आपका यहाँ पर डस्ट पार्टिकल आपके आ गए। ठीक है, 3 चीजें हो गई। पहले हम जलवाष्प के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं वायुमंडल में वो पढ़ेंगे, फिर डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं
ये इनका काम क्या है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के वायुमंडल में, इसे हम देखने वाले हैं। 3 चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करें, वो बात करते हैं वाटर वेपर, सॉरी गैसेस यानी गैसों की। नाइट्रोजन की बात करें, सबसे पहले जो गैस बात करेंगे हम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल को 100% मान लें तो इस 100% में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी है आपकी 78.1%, लगभग आपकी 3/4 से अधिक। और यह कहाँ तक पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, लगभग 128 किलोमीटर तक, ऊपर तक 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। इससे ऊपर ये कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद बात करें तो यह हमारी जो नाइट्रोजन गैस है ये आपकी ब्रीदिंग में काम नहीं आती। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन जो है हमारा, इसमें काम नहीं आती। जैसे ही जाती है नाइट्रोजन जितनी मात्रा में 78.1% जो भी है, ये उतनी ही आपकी बाहर निकल आती है। ये आपके श्वसन में कोई भी क्रिया नहीं करती। इसकी वजह से हाँ हमें एटमॉस्फेयर फील होता है, जो हमारा वायुमंडल है इसका जो प्रेशर फील होता है वो हमें नाइट्रोजन की वजह से ही फील होता है। ठीक है। अब इस गैस का प्रयोग कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ आपका नाइट्रोजन का मिक्सचर जो है वो आग बुझाने के लिए काम आता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, दिस मिक्सचर आपको ये मिक्सचर जो है ये वायुमंडल, सॉरी ये मिक्सचर आपका आग बुझाने का काम आएगा। ओके, ये हो गया आपका नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें वो है ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन के बाद सेकंड सर्वाधिक जो है आपकी, वो है आपकी ऑक्सीजन 20.9%। 20.9, 78.1% आपकी थी कौन सी, नाइट्रोजन। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो ये 64 किलोमीटर तक पाई जाती है, और 64 किलोमीटर आपका कहाँ पर, आपका लगभग समताप मंडल तक। ठीक है। अब बात करेंगे, ये श्वसन क्रिया में भाग लेती है। आप सभी जानते हैं ये हमारे सांस लेने में काम आती है, और जिसके ऊपर हम जीवित हैं जिस गैस की मदद से, वो है आपकी ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की क्या क्या कार्य है, ये आग जलाने में सहायक होता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में होगी तो वहाँ पर आग भी आसानी से जल सकती है। ठीक है। अगर तो नेक्स्ट की बात करें तो इसे जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। जीवन रक्षक क्यों, क्योंकि इसी से हमें जीवन प्राप्त है। अगर ये गैस हमारी वायुमंडल से एक साथ समाप्त हो जाए तो जितने भी जीवधारी हैं जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं सभी मर जाएंगे। इसी वजह से इसे जीवन रक्षक गैस भी बोलते हैं। और इसी ऑक्सीजन गैस की वजह से हमारे भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से उसकी जो एनर्जी होती है वो हमें मिलती है, जिसकी वजह से हम कार्य कर पाते हैं। तो ऑक्सीकरण जो होता है भोजन का, वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। और ऑक्सीकरण सीधे से समझें तो भोजन का जलना। ठीक है। भोजन जो जलेगा वो ऑक्सीजन की मदद से ही जलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसकी बात करें तो ये वायुमंडल में सिर्फ 0.03% उपलब्ध है। और इसकी खासियत क्या है, एक तो सबसे भारी गैस है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को CO2 की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, और इसके साथ इसको सनलाइट की जरूरत होती है। इनकी वजह से जो हमारा पौधा है ये अपना भोजन बनाता है, और इस भोजन की वजह से जीवित रहता है, और ऑक्सीजन भी यहाँ से इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्सर्जित करता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे काम आती है। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। और ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक सक्रिय गैस ये है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, मान लीजिए जो हमारा ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेस, पृथ्वी के एक तरह से आप समझिए, सबसे पहले मैंने एक CO2 गैस ली, अगर ये पृथ्वी के चारों तरफ अधिक मात्रा में होगी तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश आएगा, इस CO2 गैस की लेयर की वजह से प्रकाश वापस कम जा पाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हुई, और गर्म होने के बाद जो टेम्परेचर यहाँ से रिलीज होना चाहिए था वो इस गैस की मदद से बाहर नहीं जा पाएगा, और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इन टेम्परेचर को अंदर तो आने देते हैं लेकिन इससे बाहर नहीं जाने देते। तो यही गैस काम करती है CO2। जो हमारा सन का जो टेम्परेचर होता है, प्रकाश होता है, जो हीट होती है, वो एक तरह से पृथ्वी के अंदर तो आ जाती है, लेकिन इस CO2 की वजह से वो पृथ्वी से बाहर नहीं जाएगी। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो पार्थिव विकिरण, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी जो एनर्जी को रिलीज करती है उसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं, वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलेंगे, गर्मी बढ़ेगी। तो यही ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो आपकी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, आप यहाँ देख लीजिए। जलवाष्प, जो कि आपको बताया था मैंने, वाटर वेपर H2O, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी जलवाष्प होगी, पानी की बूंदें होंगी, ये भी आपको एक तरह से सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देंगी, जो इनके बीच में गैप होगा, लेकिन जब हीट वेव, पृथ्वी जो गर्म होगी, यहाँ से पार्थिव विकिरण उत्सर्जित करेगी, तो ये जहाँ पर ये बूंदें होंगी, इस
एनर्जी को बाहर नहीं जाने देंगी, इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मीथेन गैस हो गई CH4, और आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ये 4 गैसेस जो बताई मैंने आपको, ये एक तरह से आपका ग्रीन हाउस गैसेस का काम करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट गैस है आपकी आर्गन। आर्गन गैस जो है ये आपकी पृथ्वी के वायुमंडल 0.94% है, और आपकी ये ओजोन जो आती है आपकी 0 पॉइंट समथिंग, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं फिगर, इतने %। और ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। देखिए सूर्य जो है हमारा, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर एक ओजोन परत होती है, O3 होता है इसका फॉर्मूला ओजोन का। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, और ये जो परत है इन किरण को अवशोषित कर लेती है और रिफ्लेक्ट कर देती है, पृथ्वी तक आने नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रे इतनी खतरनाक होती हैं कि हमारे शरीर में कैंसर भी उत्पन्न कर सकती हैं। तो इनसे ही हमारी रक्षा करती हैं, और इनमें हीट भी ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इस वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ा सकती हैं। तो इसका बहुत ही उपयोग है ओजोन का, जो हमारे कैंसर से बचाती है, हमें इन अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओके, अब बात आती है वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प। जलवाष्प क्या है? जो जलवाष्प है, मैंने माना एक कोई वाटर बॉडी है, जैसे मान लीजिए कोई आपका नदी है। अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं तो यहाँ पर वाष्पन ज़्यादा होगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, और जो यहाँ पर वाष्प है ये हवा के साथ गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो ये आप इससे समझ पाए होंगे, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका वाटर वेपर भी ज़्यादा होगा, बशर्ते कि वहाँ पर कोई वाटर बॉडी भी हो। अगर वाटर बॉडी नहीं है तो वहाँ वाटर वेपर आएगा कहाँ से? सीधी सी बात सोचने वाली है। तो सर्वाधिक जो आपका वाटर वेपर होता है वो होता है भूमध्य रेखा। पृथ्वी आपके यहाँ पर है, तो पृथ्वी पर सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं साल भर, वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और जितनी भी यहाँ पर वाटर बॉडीज होंगी इनके वाटर का वेपराइजेशन यानी वाष्पन होगा। वाष्पन होने की वजह से यहाँ पर वाटर वेपर आपकी सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होगी भूमध्य रेखा पर। ओके, और सबसे कम होगी आपकी ध्रुवों पर। क्यों कम होगी? यहाँ पर सूर्य की किरणें एक तो सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर वाष्पन कम होगा। वाष्पन कम होने की वजह से यहाँ पर आपका वाटर वेपर कम होंगे। ओके, नेक्स्ट, जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल क्या कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को आने देता है और एनर्जी को, पार्थिव विकिरण को बाहर नहीं आ जाता। सूर्य की एनर्जी इसमें अंदर तो आ जाती है और यहाँ से इस एनर्जी को वापस नहीं निकलने देता, इसी वजह से इसे पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। जलवाष्प पृथ्वी का ताप नियंत्रित रखती है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, जलवाष्प की एक क्रिया होती है संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी संघनन। अब संघनन की क्रिया को समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर ये जलवाष्प जो है, यहाँ पर पानी भाप के रूप में ऊपर उठेगा। जैसे जैसे ऊपर उठता चला जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर, जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो क्या है कि कम होता चला जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो जैसे जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाएगी, पानी की बूंदों में दोबारा बदलना शुरू हो जाएगी, और ऊपर जाते जाते पानी की बूंदों में बदल जाएगी, और यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी। क्लाउड्स यानी कि बादलों का निर्माण करेगी, और फिर ये करती है हमारी वर्षा। तो यही क्रिया आपकी कहलाती है संघनन यानी कि कंडेंसेशन, कि जल वाष्प का ऊपर उठकर फिर दोबारा से पानी की बूंदों में बदलकर वर्षा करना। वर्षा मत करो, वर्षा ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो जलवाष्प है आप ऊपर जाकर जैसे ही पानी की बूंदों में बदलती है, इसे ही हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वर्षा करते वो भी अच्छी बात है। ओके, ये हो गया आपकी कंडेंसेशन। अब बात करते हैं डस्ट पार्टिकल की। डस्ट पार्टिकल का काम क्या है कि डस्ट पार्टिकल जो हमारे ये जितनी वाटर वेपर ऊपर उठ के करें, मैंने आपको बताया था ना वाटर वेपर, जलवाष्प, ये वाटर वेपर जब ऊपर उठेगी तो जितने भी हमारे धूल के कण वायुमंडल में उपस्थित होंगे, ये धूल के कण इन बूंदों से, पानी की बूंदों से चिपक जाएंगे, और इनके साथ चिपकने से ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी बादलों का निर्माण होगा। और जैसे जैसे पानी की बूंदें इस पर ज़्यादा चिपकेंगी आकर, तो इनकी जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ने से मतलब नहीं है, मतलब पानी की मात्रा बढ़ गई, पानी की मात्रा बढ़ने से जब ये बादल इस पानी को रोक पाने में असंभव होंगे तो यहाँ पर फिर रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है, बारिश इस तरह से हो जाती है। नंबर 2, ये जलवाष्प के कणों को आकर्षित करते हैं, जो कि मैंने बता दिया, और धूल के कण जो हैं जलवाष्प वाटर वेपर को वायुमंडल में ठहरने के लिए माध्यम प्रदान करते हैं, ये बता दिया। बादलों का निर्माण करते हैं, ये भी बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के ऊपर की परत की। अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी के ऊपर, अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ जाएं तो किस तरह की परतें हैं पृथ्वी के ऊपर? सबसे पहले बात आती है आपकी जो परत है वो है क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर पृथ्वी की सतह मान लीजिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इतना एरिया जो है क्षोभ मंडल होगा। आप यहाँ पर एक क्रॉस टेढ़ा सा देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर ध्रुवों के ऊपर ऊंचाई है इसकी, और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा के ऊपर ऊंचाई है इतनी। इसका कारण क्या है
कि पृथ्वी हमारी जो है भूमध्य रेखा यहाँ पर है बीचों बीच, और यहाँ पर जैसे ही सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो यहाँ पर गैसेस जो हैं वो गर्म होती हैं और फैलती हैं और ज़्यादा ऊपर तक उड़ जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर गैसें अत्यधिक ऊंचाई तक होती हैं। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, गैसेस गर्म नहीं होती तो ज़्यादा नहीं फैलती, इसी वजह से ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है यहाँ पर, और आपकी भूमध्य रेखा पर कितनी है, 18 किलोमीटर। ये हो गई क्षोभ मंडल की ऊंचाई। क्षोभ मंडल से ऊपर चलते हैं तो आपका आता है 50 किलोमीटर तक, यहाँ से 18 से 50 तक ये होगा आपका समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इससे पहले वाली जो थी ट्रोपोस्फेयर थी। इससे ऊपर जाएंगे फिर 80 किलोमीटर तक तो बात आती है फिर मध्यमंडल यानी मीजोस्फेयर की। मीजोस्फेयर के बाद में अगला आता है आपका 640 किलोमीटर तक आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, और नेक्स्ट है आपका बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। इस तरह से हमने वायुमंडल को कुछ पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट हैं आपके, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर जो है ये आपका वायुमंडल है। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ऊपर की तरफ जाने पर, ओके। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की बात करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है। इस क्षोभ मंडल की खासियत क्या है कि ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इस निचली परत का जो खासियत है ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। इसका कारण क्या है ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ तुरंत। यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि कोहरा बनना, बादलों का बनना, ठंड, बारिश, तूफान एटसेट्रा, ये सारी की सारी घटनाएं इसी परत में होती हैं। इसका कारण बताऊंगा क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो है इस क्षोभ मंडल में कंडेंसेशन की क्रिया होती है, यानी जो अभी मैंने आपको बताया था ना कंडेंसेशन संघनन, वो इसी परत में होता है। इससे ऊपर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होती। कारण बताऊंगा समताप मंडल आने पर, ओके। अब इस परत में जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री, अगर मान लो मैं यहाँ पृथ्वी पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर 36 डिग्री टेम्परेचर तापमान है, तो ऊपर 1 किलोमीटर जाने पर है 1000 दिख रहा है आपको 1000 मीटर, यहाँ पर आपका टेम्परेचर जो हो जाएगा आपका 29.5 डिग्री रह जाएगा। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता चला जाता है क्षोभ मंडल में, ओके। इसे ही हम बोलते हैं लैप्स रेट यानी कि ताप की गिरावट दर। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा देखिए, यहाँ ये जो आपकी सीमा एक तरह से बॉर्डर बन रहा है ना समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में, इसे ही हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज, इस ट्रोपोपोज का काम क्या है कि इससे ऊपर टेम्परेचर कम नहीं होगा। यहाँ पर क्षोभ मंडल में ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर कम होता चला जा रहा था, लेकिन इससे ऊपर जाने पर, ट्रोपोपोज से ऊपर जाने पर यहाँ पर टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कारण बताऊंगा क्यों अभी। अब ट्रोपोपोज के ऊपर तापमान कम नहीं होता, ठीक है, मैंने बता दिया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी समताप मंडल। समताप मंडल जो है आपका ये इसमें आपने देखा होगा यहाँ से आपको ट्रोपोपोज मैंने यहाँ पर एक सीमा बना दी थी। यहाँ पर आपका ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की खासियत क्या है कि यहाँ पर सूर्य से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी किरणें, इन किरणों को सोखता है। इसी वजह से इस परत का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। इन परतों को सोखेंगे तो इस परत का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और इसी वजह से यहाँ पर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी, संघनन वाली क्रिया जो होगी यहाँ नहीं हो पाएगी। बादल इसी वजह से इस ट्रोपोपोज से नीचे ही बनते हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर जेट विमान चल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है, जो 15 किलोमीटर से लेकर आपकी कहाँ तक फैली हुई होती है, 35 किलोमीटर के लगभग तक, इतनी ऊंचाई पर स्थित होती है। समताप मंडल में और जो मैंने आपको बताया था ओजोन परत पाई जाती है, और अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है, चीजें बता चुका हूँ मैं, और ये भी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है चैंपमैन साइकिल की। एक चीज आती है यहाँ पर चैंपमैन साइकिल। चैंपमैन साइकिल क्या है कि जो हमारा समताप मंडल है यहाँ पर ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, इस अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ये ऑक्सीजन दो चीजों में टूट जाती है। ऑक्सीजन के दो जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मॉलिक्यूल में टूट जाएगी अलग अलग, और यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल जो है O2 के साथ मिलेगा और O3 बना देगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है आपका O3, तो O3 वो किससे बना, O3 बना आपका अल्ट्रावायलेट रेज से, जो ऑक्सीजन के दो अणु टूटे, यहाँ पर एक उससे जुड़ गया आपका O2 से जाकर ऑक्सीजन से, यहाँ पर O3 का निर्माण हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर आपका ओजोन लेयर बनती चली जाएगी, ओजोन गैस बनती चली जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं हम चैंपमैन साइकिल, चैंपमैन साइकिल, ओके। नेक्स्ट
अब बात आती है मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मीजोस्फीयर की खासियत क्या है? ये वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल जो है आपका यहाँ पर इसके ऊपर स्थित होती है। मध्यमंडल की ऊंचाई जो होती है वो 50 से 90 किलोमीटर तक होती है और ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर तापमान घटता जाता है। देखिए यहाँ पहले तापमान यहाँ घटा, फिर यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ पर अब फिर दोबारा से घटना शुरू हो जाएगा और इसका न्यूनतम तापमान यहाँ पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके धूल कण वगैरह नहीं पाए जाते, वायुमंडल कम होता है, तो इसी वजह से धूल कण कम होंगे तो यहाँ पर जो सन की जो रेज होंगी वो सीधी आएंगी और सीधी निकल जाएंगी, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्व नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्व नहीं होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ओके, यह वायुमंडल की इसी वजह से सबसे ठंडी परत है। मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, आपकी वाटर वेपर वगैरह नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पर सूर्य किरणें आएंगी, सीधी निकल जाएंगे और सीधे ही वापस पार्थिव विकिरण वापस चला जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये सबसे ठंडी परत होगी मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। ओके, और ऊपरी सीमा को कहा जाता है मेनपॉज। यहाँ पर आपकी आयनमंडल और मध्यमंडल के बीच की जो दूरी है, ये क्षेत्र है, इसे बोलते हैं मेनपॉज। मेनपॉज, ओके, ये हो गया आपका मेनपॉज। अब एक चीज और है, इस परत में आपके उल्कापिंड जो आते हैं, आपने सुना होगा एस्टेरॉइड्स, इसी परत में आकर जल जाते हैं। कौन से में? मध्यमंडल के अंतर्गत आकर, इसी परत के अंदर आकर जो आपके उल्कापिंड हैं, जो बृहस्पति और मंगल के बीच से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, वो यहाँ पर आकर जल जाते हैं। कौन से? मीजोस्फीयर में। अब बात आती है आयनमंडल, जो कि हमारी चौथी परत है। आयनमंडल की खासियत क्या है? ये पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर, यानी 80 ऊपर निचली सीमा और 640 आपकी अपर लिमिट, यहाँ तक फैली हुई है और इसे आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर तापमान भी तेजी से बढ़ता है, टेम्परेचर, और ये एक विद्युत आवेशित परत है, यानी कि यहाँ पर आयंस, जो गैसें हैं, गैसें आयनों में टूटी हुई होती हैं, जैसे O नेगेटिव हो गया, O पॉजिटिव हो गया, जैसे आयनों में टूटी हुई होंगी, H पॉजिटिव हो गया। इन आयंस की वजह से यहाँ पर हम रेडियो वेव्स, यहाँ पर रेडियो वेव्स सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। और चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, इसमें पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी से वापस परावर्तित होती हैं। यहाँ से जब कोई पृथ्वी से रेडियो वेव्स आएंगी, इन्हीं आयनों से टकराकर जो है आयन घूम रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस, O नेगेटिव आयंस, इनसे टकराकर वो जो किरणें होंगी वापस पृथ्वी पर आ जाएंगी और रेडियो सिग्नल हमें देंगी। इसी वजह से इसे आयनोस्फीयर नाम दिया गया है। ओके, अब सिंपल सी बात है, इसमें यही है, उल्कापिंड। ओके, आयनमंडल हो गया आपका, और यहाँ पर ये आयनमंडल नहीं है, ये है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और इसका जो तापमान घनत्व होता है बहुत कम होता है। यहाँ पर वायु कम होगी, मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे हम, वहाँ पर वायु जो है एयर कम होती चली जाएगी। इसका तापमान आपका 5568 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह पृथ्वी के अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और यहाँ पर अब देखते हैं जो मेन चीज़ है एक्सोस्फीयर की जो खासियत है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्सोस्फीयर वायुमंडल, यहाँ आप देख पा रहे हैं वायुमंडल, ये पृथ्वी की चारों तरफ वायुमंडल है। अब एक्सोस्फीयर आपकी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यहाँ पर इस बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जा सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह मतलब जो हम सैटेलाइट पृथ्वी से छोड़ते हैं, जो सैटेलाइट पृथ्वी से छोड़े जाते हैं, वो इसी बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, जो ध्रुवों पर स्थापित किए जाते हैं, वो उनकी ऊंचाई 900 किलोमीटर तक होती है, और जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित किए जाते हैं उनकी 3600 किलोमीटर तक होती है। वो बहिर्मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। अब बात आती है एक मैग्नेटोस्फीयर, ये जो सूर्य की कॉस्मिक रेज से पृथ्वी की रक्षा करती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैग्नेटोस्फीयर है पूरा पूरा, जो आप यहाँ क्षेत्र देख पा रहे हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। और इस मैग्नेटोस्फीयर का काम क्या है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसे यहाँ पर पृथ्वी के साथ बांधे रखना। यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी के साथ बांधे रखता है, एक पृथ्वी का ग्रेविटेशन और एक आपका मैग्नेटोस्फीयर। और इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल, आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे। ओके, ये हो गया आपकी वायुमंडल की परतें। आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार एंड थैंक यू।